अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ आपने कर लिया होगा। आज का दिन भी बड़ा खूबसूरत है जनाब। आज दो खुशियां हैं हमारे पास। सबसे पहले तो जी आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज 6 सितंबर है और आज का दिन भूलने वाला दिन नहीं है। तो हम 12 रबीउल अव्वल की जो सेलिब्रेशंस है उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर, लेकिन अभी ज़रा बात कर लेते हैं 6 सितंबर के हवाले से। तो नाज़रीन, कौमों की जो ज़िंदगी है उसमें कुछ दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं जिनके बाइस उनका तशख़्ख़ुस एक गयूर और जुर्रतमंद कौम का होता है। पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर एक ऐसा ही बड़ा दिन है। ये वो दिन है जब पूरी कौम चैन की नींद सो रही थी, लेकिन पाक सरहद के निगहबानों की आंखें खुली थी। उसी दौरान दुश्मन ने हमारे प्यारे पाकिस्तान पर हमला करते हुए गीदड़ भपकी लगाई कि वो अपना नाश्ता लाहौर पहुंच कर करेगा, लेकिन वतन के बहादुर बेटों ने ऐसा जवाब दिया कि जो नाश्ता लाहौर करने चले थे जिंदगी भर का खाना भूल गए। उसी दिन की मुनासबत से पूरी पाकिस्तानी कौम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा पाकिस्तान मनाती है। 6 सितंबर 1965 की जंग पाकिस्तानी कौम के लिए एक वक़ार और लाजवाल इस्तिक़लाल का इस्तारा है। बिल्कुल, और ये वही दिन है जब पाक फौज ने मुल्क की सरहदों का दिफा बावकार अंदाज में मौसर बनाते हुए दुनिया को ये बावर भी करवा दिया था कि हम एक जिंदा कौम है। इस दिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया जो आने वाली नस्लों के लिए मशले राह है और मशले राह के तौर पर काम करता रहेगा। आज के दिन वतन अजीज़ के हर फर्द को अहद करना है कि वो वतन अजीज़ की नजरियाती जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत को ज़िंदगी की सबसे पहली और बड़ी तरजीह बनाकर इस शऊर को अगली नस्लों तक पहुँचाएंगे। आज के दिन सब पाकिस्तानी कौम के उन बहादुर बेटों को सलाम पेश कर रहे हैं जिन्होंने सन 65 की जंग समेत तमाम मार्कों में मुल्क की इज्जत, वक़ार और सरहदों की हिफाजत में अपनी जानों के नजराने पेश किए। दुनिया भर में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को यौम दिफा पाकिस्तान मुबारक हो। जी हाँ, और रवा साल मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद यौम दिफा पाकिस्तान अब मनाया जा रहा है। तो बड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा सेलिब्रेशंस के साथ हम दिन पर बात करने जा रहे हैं। और इस दिन पर बात करने के लिए हमारे खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, सितारा इम्तियाज मिलिट्री, सितारा बसालत, पाकिस्तान एयरफोर्स में फाइटर पायलट रहे हैं, 3000 घंटे तक फ्लाइट की है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पर 20 साल रिसर्च की है और मुख्तलिफ ओहदों पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम निदा और तालिकुम जी अली, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। थैंक यू फॉर कमिंग। आपका यहाँ पर मौजूद होना हमारे जश्न को दुबाला करता है और यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितने कामयाब रहे हैं हम अपने नौजवान नस्ल को यौम दिफा पाकिस्तान से आगाह करने? पहले तो इस कौम को और ख़ास तौर पर शुदा को, उनकी फैमिलीज़ को सलाम, अक़ीदत और एहसानमंदी हम पर उनकी है और उन गाजियों को भी ट्रिब्यूट और सलाम हमारी कौम की तरफ से और यौम दिफा पाकिस्तान कौम को भी मुबारक हो। ये ऐसा दिन था ज़ाहिर है जिसमें हमने एक दफ़ा फिर 1965 में साबित किया कि हमारे मुल्क का जो वक़ार, सॉवरेनिटी है, कोई भी कीमत उसको अदा करने से ये कौम और ख़ास तौर मुसल्लह अफ़वाज देर नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है ये हमें पास ऑन करते रहना चाहिए। आपकी ये भी एक एफ़र्ट है। मैं भी इसीलिए हाज़िर हुआ हूँ कि नई नस्ल जो आप जैसे नौजवान हैं उनको कनेक्ट किया जाए उन लोगों से जो हमारे रोल मॉडल थे, जिनसे हमने सीखा कि ये मुल्क का दिफा। और आपके व्यूअर्स की इंटरेस्ट के लिए बताता चलूँ कि 1965 में ही नहीं था, पाक फ़िज़ाइया ने 1959 में 1959 में 10 अप्रैल को भी एक कारनामा अंजाम दिया था और वो भी ईद के दिन। अच्छा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आपने कहा ना नौजवानों को बताना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान को बने सिर्फ 12 साल हुए थे उस वक्त और ईद का दिन कौम ईद मना रही थी। तो हिंदुस्तान का एक जासूस तैयारा जेलम के करीब दाखिल हुआ पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में और पिंडी की तरफ जाना शुरू हो गया। हमारे शाहीन उस वक्त भी एयर डिफेंस अलर्ट पर मौजूद थे। सरगोदा से टेक ऑफ किया फ्लाई लेफ्टिनेंट यूनुस ने और वो जो जहाज़ कैमरा था वो तकरीबन 50,000 की बुलंदी पर उड़ रहा था, फुट की बुलंदी पर। वहाँ तक वो F-86 जहाज़ वो जा नहीं सकता, तकरीबन 45,000 तक जा सकता था। उसने इसको चेज़ किया यूनुस साहब ने और पिंडी के करीब जब वो टर्न ले रहा था उसमें उसकी हाइट कम हुई तो उसको जा निशाने पर लिया, उसको शूट कर दिया। उसका पायलट और नेविगेटर इजेक्ट कर गए और अभिनंदन पहला आदमी नहीं था जिसको गिरफ्तार किया। अच्छा। तो ये दोनों पायलट और नेविगेटर भी गिरफ्तार हो गए और उसी तरह ही हमने चाय पिलाकर वापस कर दिया। क्या बात है, हमारी तो ये मैंने कहा मकबूल हो रही है कि आपके नौजवानों को बताऊं कि ये हिस्ट्री लेगेसी है। बहुत हिस्ट्री है दुनिया की कि इतनी छोटी एयरफोर्स 1/3 उस वक्त भी किया
और अभी मार के हक में भी आप देख लें। मैं इसी पर आने वाली थी कि इस पर तो ज़रा खुसूसी तौर पर हमें रोशनी डालें और बताएं कि जो पूरा जंग का माहौल बना और जो पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी थी, जिस तरीके से 6 तैयारे गिराए गए, आप बताएं कि बतौर फाइटर पायलट हमें ये समझाइए कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल और कितना आसान था कि फ़ज़ा में इस तरीके से लॉक किया जाता, और खुदा न खास्ता कई जहाज़ जब परवाज़ कर रहे हैं ऑलरेडी फ़ज़ा में, तो इस सूरत हाल में अगर किसी एक को भी हिट हो जाता तो नुकसान कितना ज़्यादा होता? हिना, एक तो अच्छी खबर ये है कि ये 6 नहीं है, अब लेटेस्ट कंफर्म हो गया कि 7 जहाज है, जबरदस्त, एक इजराइल ड्रोन है। आज की एक और खुशी जी, एक और खुशी कि 7 है और उसमें से 4था राफेल है। ओके, यानी अब 4 राफेल हो गए हैं, बाकी दूसरे जहाज हैं। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि उन जंग के दिनों में भी मैं चैनल्स पर जब आप जैसे दोस्तों के साथ आता था तो मैं ये कहता था कि जितना मुश्किल इन 7 जहाज़ों को गिराना है, उतना ही मुश्किल अपने 42 जहाज़ों का खैरियत से लैंड करना है। क्योंकि देखिए, रात का 12:10 का समय है, दुश्मन आपको 1 किलोमीटर से भी नज़र नहीं आ रहा, आप 200 किलोमीटर से निशाना बनाने चले हैं। एक बात, तकरीबन 125 जहाज़ जो CNN और BBC ने कंफर्म किया है उस वक्त हवा में थे रात को 12:30 बजे। 125 जहाज़ों पर तकरीबन सब पर 4 या 6 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगे हुए थे। उसको मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 550 के करीब मिसाइल बनता है एवरेज हवा में जो उस वक्त था। इतनी कंटेस्टेड, ये दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के इतने बड़े जहाज़, और वो भी 12:30 बजे रात को हवा में मौजूद हों। तो जितनी पॉसिबिलिटी इनको ये अपॉर्चुनिटी मिलने की थी, उतना ही उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी कि वो मारते। और जैसे मैंने कहा कि ये टैक्टिक्स, और मैं अक्सर अब बताता हूँ, और ये ऑपरेशंस के बाद मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि उसी ऑपरेशन में मैं दोबारा गया था वॉर के बाद, तो मुझे बताया गया कि उस जहाज़ों को जो मारे हैं, ख़ास तौर पर राफेल, और जिस स्क्वाड्रन में मारे हैं, अब तो हम सबको पता है 15 स्क्वाड्रन है J10C का, इन पायलट्स को 3 साल से एंटी राफेल ट्रेनिंग दी जा रही थी, स्पेसिफिक टू राफेल, कि जब भी जंग हुई आपने राफेल को टारगेट करना है। और राफेल टारगेट करना इतना आसान नहीं है, मैं बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जहाज़ है, बहुत लीथल जहाज़ है। उसका स्पेक्ट्रा, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जो वार्निंग देता है बुनियादी तौर पर, जो बचाने के लिए पायलट को वार्न करता है। उसको रिसीव करना क्या 3 सालों में इन्होंने किया होगा। ये यूनिक हिस्ट्री इस सेंस में भी क्रिएट हुई है कि एक यूनिक हिस्ट्री हमने मल्टी डोमेन यानी लड़े हैं। मल्टी डोमेन का मतलब ये होता है कि पहले ज़माने में अगर आप MM आलम का ज़माना याद करें, उन MM आलम साहब का, तो वो डॉग फाइट होती थी। इधर से 2 जहाज़ गए, उधर से 4 आ गए या 5 आ गए, वो गुत्था हुए हवा में। जिसकी स्किल अच्छी है, जिसकी नज़र अच्छी है, डिसीजन मेकिंग अच्छी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी है, वो जीत जाएगा। अब वो नहीं रहा। आप इतनी सी LCD स्क्रीन जैसी होती है, उस पर आप 100 के करीब जहाज़ों को सामने देख रहे हैं, दुश्मन के मूवमेंट हो रही है, अब पिन के डॉट्स की तरह आपको नजर आ रहे हैं, उसमें डिसाइफर करना, आइडेंटिफाई करना, फिर उसके खिलाफ टैक्टिक्स लेना, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब आप दुश्मन को देख नहीं रहे, आप अंधेरे में हैं बिल्कुल, एक अपने साथी भी नजर नहीं आ रहे आपको, उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले पर। तो ज़रा विजुलाइज करें कि कितना चैलेंजिंग है। इसमें गलती की बहुत बड़ी गुंजाइश है। जब आप कॉम्बैट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है जो मेरे से लड़ रहा है ये मेरा दुश्मन है, जो ही मैं इस पोजीशन पर आ जाऊंगा कि मैं इसको मार सकूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। अब इतनी सी स्क्रीन पर आप 90 के करीब जहाज दुश्मन के देख रहे हैं जो मिसाइल से लेस हैं और जो आपको भी निशाना बना सकते हैं। तो ये सारी कॉम्बिनेशन उस एनवायरनमेंट में, देखिए मैं इसको कहता हूँ ये ऑर्केस्ट्रेट करना था। जैसे म्यूजिक ऑर्केस्ट्रेट होता है, एक रिदम में चलता है, सिंक्रोनाइज चलता है, हर एक ने अपने अपने टाइम पर बजना होता है, उसी तरह जहाज़ों का भी यही हुआ है। क्योंकि ज़मीन पर एयर डिफेंस कंट्रोलर थे, एयर डिफेंस के रेडार कंट्रोलर्स थे, हवा में फाइटर पायलट्स भी हैं, उनके पीछे एयर रिफ्यूलर्स हैं, एयर अर्ली वार्निंग जहाज़ हैं, सैटेलाइट की पिक्चर आपको आ रही है और ज़मीन पर साइबर कमांड के लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन में इसको, ये ऑर्केस्ट्रेशन बिल्कुल इसी के हवाले से कि ये आपको लगता है कि साल पहले मिलती है, खासकर अगर जी कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें, ऐसी मिसाल तो पहले कभी भी नहीं मिली कि इतने पैमाने पर आपने साइबर वॉरफेयर में शरीक हुए हों, और ना सिर्फ आप हवा में बल्कि जो नीचे ऑन ग्राउंड उनके ग्रिड्स थे उनको भी आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जी एब्सोल्युटली। ये इंडिया पाक सिनेरियो में नहीं, सिर्फ ये दुनिया का एक रिकॉर्ड है जिसमें 125 जहाज थे। और मैं आपके व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूँ कि आज तक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दुनिया में इस तरह 125 जहाज़ों के होते नहीं फायर हुआ एक बात, और रात को 12 बजे। आज तक जब भी बियॉन्ड विजुअल रेंज ज़्यादातर लेटली हुए हैं पिछले 2-3 दहाइयों में, जब से BVR आया है। अमेरिका का एक जहाज़ F-15C का एक रिकॉर्ड था अगेंस्ट इराकी MiG-25, और इराक वो था जिसका एयर डिफेंस नेटवर्क ख़त्म कर चुके थे, वो नो फ्लाई जोन बना हुआ था, यानी कोई भी उड़ेगा एक आध जहाज़ उसको मार गिराएंगे, इतना कंफर्ट माहौल में था। अमेरिका के एक जहाज़ ने रिकॉर्ड था उसका 140 किलोमीटर मैक्सिमम, और वो भी जैसे मैंने कहा
नॉन कॉम्बैट सिचुएशन में, वो लड़ नहीं रहे। यहाँ आपके मुकाबले में 90 जहाज हैं और सबके साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज है, आप इंटेंस कॉम्बैट में हैं। और ये 140 किलोमीटर था उनका रिकॉर्ड, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला जहाज मारा था वो 198 किलोमीटर पर मारा था, तो दिस विच इज़ 200 किलोमीटर, जो बहुत बड़ा सरप्राइज था। और जो आपने नोट किया होगा कि राफेल कंपनी खुद परेशान हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने, और वेस्ट के सारे पर, मैं आजकल डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ या इंटरव्यू सुनता हूँ, मैं अभी US से कनाडा लेक्चर्स और टॉक्स दे के आया हूँ वापस, वहाँ सबसे ज़्यादा मुझे यही सवाल था, और जो अमेरिकन मेरे ऑडियंस में थे वो सबसे ज़्यादा यही कंसर्न थे कि पाकिस्तान ने तो हमारा सारा बैलेंस ही डिस्टर्ब कर दिया। यानी जो हमारे मिसाइल 125 किलोमीटर मारने वाले हैं, वो टेस्ट 125 किलोमीटर से आगे टेस्ट नहीं हुए, आपने चाइना का 200 किलोमीटर का टेस्ट करके उनको वापस दे दिया कि ये जी आपका कैपेबल है, तो वो तो ऑब्सोलीट हो गए ना। बिल्कुल ऐसे। तो ये हमने नई डायमेंशन पैदा की पाक फ़ज़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा खालिद साहब, आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं पाक फ़ज़ाइया के जहाज़ों पर, पाक फ़ज़ाइया पर कौन कौन से जदीद जो हैं तैयारे हैं हमारे पास, उनमें से कितने ऐसे हैं जिनको उड़ाने का आपको भी एजाज़ हासिल हुआ है? इस जंग में जो हिस्सा ले रहे थे, मैं पहले वो बता देता हूँ, J-10C जो लेटेस्ट थे, JF-17 जी, JF-17 थंडर हमारे पास थे, स्पेशली ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 मॉडिफाइड है उसी मिसाइल के साथ, PL-15 जैसे J-10C मॉडिफाइड है। उसके अलावा हमारे पास F-16 75 के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हम 43 साल से उड़ा रहे हैं। बहुत लेजेंडरी एयरक्राफ्ट है, बड़ी उसने हमें कॉम्बैट्स जीत कर दी हैं, मैं आज भी बहुत ट्रिब्यूट पेश करता हूँ उस जहाज़ को, उसने भी कॉम्बैट में हिस्सा लिया, लेकिन बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान, और फिर मिराजेस हैं हमारे पास जो वो फ्लीट अब रिटायरमेंट के करीब है, लेकिन उसने भी तकरीबन हमारा 45 साल के करीब से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 50 साल होने वाले सर्व किए पाक फ़ज़ाइया को। मैंने मिराज ज़्यादा उड़ाया है, 1000 घंटे के करीब मेरे उस जहाज़ पर है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये अब जहाज़ों की सिर्फ स्टैंड अलोन गेम नहीं रह गई, ये अब आपकी ओरिएंटेशन की, टेक्नोलॉजी की, जो अली कह रहे थे कि साइबर कमांड ने क्या किया, उनके ग्रिड स्टेशन नॉकआउट कर दिए, बिजली घर बंद कर दिए, उनके नेटवर्क ट्रेनों का डिस्टर्ब कर दिया, एविएशन को नॉकआउट कर दिया, उनकी वेबसाइट हैक कर ली, को 9,66,000 के नेटवर्क तोड़ दिए, उनके डाटा डिलीट कर दिया, सेंसिटिव डाटा चोरी कर उठा लिया गया, और फिर रिस्टोर किया गया बिजली को, खास तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, क्योंकि अस्पतालों में बिजली चली गई थी, वहाँ बच्चे और बूढ़े भी होते हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये काबिलियत पाक फ़ज़ाई ने रातों रात हासिल नहीं की। और सर नर्व्स की भी गेम है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस टाइम फीलिंग्स क्या होती हैं जब एक फाइटर पायलट एक फाइटर जेट में बैठा होता है और फ़ज़ा में होता है और उसका टारगेट उसके सामने होता है उस वक्त? देखिए, मैं उसके जवाब में अक्सर ये कहता हूँ कि एज अ फाइटर पायलट अगर मैं उस कॉकपिट में बैठा हूँ तो मुझे सामने आने वाले से नफरत नहीं है, लेकिन जिनको मैं ज़मीन पर छोड़ कर आता हूँ और परों के नीचे होते हैं उनसे बड़ी मोहब्बत होती है। बिल्कुल, वाह वाह वाह। तो ये जज्बा होता है। मेरा सामने वाला दुश्मन जो है वो दुश्मन इसलिए है कि वो मेरे लोगों का दुश्मन है। बिल्कुल ऐसा ही। मेरा जाती तो उसने कोई नुकसान नहीं किया होता। वो हमेशा ये देखिए ना, हमने ये देखना है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत मजबूत है। मैं अमेरिका में था, कनाडा में था, तो वहाँ एक चैनल ने मैं इंटरव्यू किया और होस्ट जो थे वो सिख थे, इंडियन सिख ओरिजिन, कैनेडियन बट सिख। तो पंजाबी में किया उन्होंने मेरे से, और पंजाबी में उन्होंने मेरे से पूछा कि जब मैंने कहा कि ये कॉम्बैट हुई है इस तरह, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पंजाबी में कहा कि तुसी कहते हो इंडियन एयरफोर्स बहुत कमज़ोर है। तो मैंने कहा नहीं, इंडियन एयरफोर्स कमज़ोर नहीं है, मजबूत है, बहुत मजबूत है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज इंडियन एयरफोर्स, लेकिन मजबूत उसको लोगों ने बनाया, जीतना उसने खुद था। बिल्कुल ऐसा ही था, दोनों फर्क है। स्किल इज डिफरेंट और सपोर्ट इज डिफरेंट। तो मैंने कहा कि मजबूत होना एक और बात है, एक पहलवान को आप तैयार करते हैं, उसको खिलाएं बादाम, उसको पिलाएं दूध, फिर जीतना उसने है आपके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, उसका स्किल। तो ये कहना कि हम मजबूत है, तो मैं तो कहता हूँ बहुत मजबूत है। बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त जहाज है। बिल्कुल है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डेंजरस। राइट। तो ये जहाज़ों के बारे में मुतल्लिक ही बात हो रही है, गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के बाद दोबारा जोड़ेंगे। अभी ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खालिद चिश्ती साहब से पूछेंगे कि जो 5th जनरेशन के जहाज़ हैं उनके लिए पाकिस्तान क्या इकदाम कर रहा है और वो अब पाकिस्तान में आने वाले हैं, तो उसका जिक्र। दिफाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हम कर रहे हैं। खालिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बात करके गए थे 5th जनरेशन जहाज़ों की, उस हवाले से क्या खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, ये भी बताएं। अभी तो खुशखबरी शेयर करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा। लेकिन ये खुशखबरी ज़रूर है कि पाक फ़िज़ाई इंटेंसली एंगेजमेंट किए हुए है दुनिया में, सिर्फ चाइना नहीं, बहुत सारे मुल्कों से, कि और हमने इन्वेंसमेंट कैसे करनी है। क्योंकि देखिए, फ़िज़ाइया कोई भी हो किसी भी दुनिया में, वो टेक्नोलॉजी इंटेंस होती है। ये नहीं हमारी क्योंकि ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कंप्यूटर्स बहुत जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स EW बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है हमारे जहाज़ों में और ज़मीन पर और वेपन्स में, तो हमें जल्दी जल्दी अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे आपका मोबाइल या वो ऑब्सलीट हो जाता है या लैपटॉप ऑब्सलीट हो जाता है कुछ अरसे बाद, तो आपको अपग्रेड नहीं रखेंगे तो आप बीट आउट हो जाते हैं। तो यही वजह थी कि 2019 में नोट करें कि हमारे पास एज था, F-16 की वजह से हमारे पास अच्छा मिसाइल था, हमने लड़ाई की। अभिनंदन वाला जो वाक़या हुआ, उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमारे पास राफेल होते तो राफेल भी आ गए, तो फिर राफेल आ गए,
फिर उनकी ख्वाहिश पूरी होगी, विश लिस्ट पूरी होगी, और हमसे 1.5 साल पहले आए। फिर पता चल गया कि राफेल के होते हुए भी क्या हुआ। तो मैंने जैसे कहा कि पहलवान को तो तैयार आप करते हैं, लड़ना उससे खुद होता है, जीतना भी खुद होता है। फिर हमारे जहाज 1.5 साल बाद आए। अब आपने पूछा जो स्टेल्थ का पूछा या 5th जनरेशन का, इसमें दुनिया में इस वक्त 5 मुल्क हैं, जो 5 टाइप के जहाज हैं, और 3 मुल्क हैं जो ज़रा बना रहे हैं ज़्यादा। एक अमेरिका है, F-22 रैप्टर, और F-35 उनका जहाज है। Su-57 है रशिया का, और चाइना का है J-35 और J-20। ये जहाज 5 हैं इस वक्त जो दुनिया में स्टैब्लिश हो चुके हैं, जो स्टेल्थ जिनको गिना जाता है। और मुल्क भी कोशिश कर रहे हैं, बट वो बड़ी लिस्ट लंबी है। इस वक्त चाइना, ज़ाहिर है हमारा ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, और जैसे मैं कई लेक्चर्स में लोग मुझे कहते हैं कि पाकिस्तानी जहाज़ों ने इतने रिकॉर्ड कायम कर दिए। मैंने कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ और दुआ करता हूँ अब हमें लोग गिफ्ट करना शुरू कर दें जहाज़, कि हमारा टेस्ट कर दें ज़रा, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा उड़ाया है तो हमारा जहाज़ भी चेक कर दें। खित्ते में अभी हमें इमरजेंसी कोई नहीं है F-35 की, ये मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेल्थ की हमें ये नहीं है कि अगले महीने आएगा क्योंकि इंडिया कुछ करने वाला है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ब्लेसिंग के बाद हमारे पास इतनी एडवांटेज है, क्योंकि मैं देखिए निदा, मैं अभी होके आया हूँ, जब मैं अमेरिका जा रहा था तो मुझे ऑपरेशन रूम में जाने का इत्तेफाक हुआ जहाँ पे जंग लड़ी गई थी। तो आप यकीन करें कि मैं हैरान था जब मैं उनसे बात करता था तो वो मुझसे फ्यूचर की बातें ज़्यादा करते। तो मैंने कहा यार वो पिछली जंग, उन्होंने कहा वो तो हिस्ट्री है, वो तो पास्ट है, यानी हम उससे मूव ऑन कर गए। एवरी डे हम टैक्टिक्स नए करते हैं, हम ये नहीं करते कि हमने क्योंकि लड़ी थी जंग कमाल कर दिया था। अब हमें पता है कि दुश्मन को ये हमारी स्ट्रैटेजी पता लग गई है। हमारी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है, और डॉक्यूमेंट्रीज की जो बात हम कर रहे थे पहले, तो मार्का हक पर भी कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं? मैं आजकल बना रहा हूँ जी। अच्छा, बुनियादुल महसूस पर भी? जी, पूरे एयर ऑपरेशन खास तौर पर, क्योंकि शायद एक किस्त में तो होगा नहीं मेरे से, क्योंकि 2-3 में शायद करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको, एक मैं कंपैरिजन करूँ कॉम्बैट, फिर एक्चुअल कॉम्बैट, एंड देन एनालिसिस, यानी डीब्रीफ, और 3 किस्तों में मैं सोच रहा हूँ बनाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत आ कब रही है? बहुत प्रेशर है, लोग मुझे कह रहे हैं आप चैनलों पे जाते हैं, अपने चैनल पे कुछ नहीं डाल रहे। चले बस फिर आपको हमसे प्रॉमिस करके यहाँ से जाना पड़ेगा, जैसे रिलीज होगी हमें जो दोबारा ज्वाइन करेंगे आपके प्लेटफॉर्म से कर देंगे। चलिए इंशाल्लाह। सर, आज के दिन के हवाले से, यौम दिफा की मुनासबत से, एक तो मैं पहले चाहूंगी कि दुश्मन कुव्वतों को पाकिस्तान की तरफ से क्या मैसेज आप देंगे, और उसके बाद जो हमारी यूथ है, जो अभी हमने देखा कि वो इस खसूसी तौर पर इस मार्का हक के बाद किसी और तरीके, किसी और जज्बे के साथ हमें नजर आई, उसके लिए क्या पैगाम है? देखिए, इंडियंस के लिए तो मेरा पैगाम है गुडविल का। 1.4 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 25 करोड़ हमारी है, 1.25 बिलियन लोग यानी 250 करोड़ स्टेक पर हैं गलत फैसलों की वजह से, लीडरशिप के, इमेच्योर या दूरंदेशी जिसमें नज़र नहीं आ रही। इन लोगों का दोनों मुल्कों में हक है कि उनको हॉस्पिटल अच्छे मिले, एजुकेशन अच्छी मिले, उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, वो अनसर्टेनिटी से निकले, वो कारोबार करें। वो तभी मुमकिन है कि जो इस एरिया में सो कॉल्ड बिग ब्रदर है, वो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान हमारी तरफ कहे कि चलो जी हम आगे चलते हैं। मैं आपको, क्योंकि निदा ने जिक्र किया कि मैंने कायदे आज़म बड़ा काम किया, 1946 में कायदे आज़म का मेरे पास ऑडियो पैगाम है, और उन्होंने कहा था कि हमें, उनसे पूछा गया था कि ये क्यों अलग मुसलमान मुल्क चाहते हैं आप? उन्होंने कहा था हम ऐसे रहेंगे जैसे कनाडा और अमेरिका आपस में रहते हैं, जिसका मतलब है पीसफुल। आप बॉर्डर पार करेंगे, आए जाएंगे, ट्रेड करेंगे। कायदे ने अपना बॉम्बे हाउस नहीं बेचा था उनको, इस उम्मीद के साथ कि मैं आता जाता रहूं। तो हमें वही करना, पैगाम तो ये है, जंगों में कुछ नहीं रखा। और हिंदुस्तान को मिलिट्री लीडरशिप को मैं कहूंगा कि अब एक्सेप्ट कर लें कि कहीं ना कहीं गलती हुई। मैं किसी को बुरा या भला या आपको वो नहीं कहता कि आप बुज़दिल हैं, आप कमज़ोर हैं। मैं कहता हूँ आपसे गलतियां हुई हैं, आप मान लें, आगे चलते हैं और पीस की तरफ जाएं। एक बात, लोगों, अपने लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब आपने कहा कि कौम इकट्ठी हो गई, लेकिन आया हमने कौम इकट्ठी करने के लिए जंग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हर दफ़ा। बिल्कुल, हमें कंट्रीब्यूशन करनी है अपने अपने रोल में, चाहे मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, आप मीडिया के लोग हैं, कुछ और एंकर्स होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कोई गवर्नमेंट मशीनरी होगी, जुडिशरी, हमें मिलके यूनाइटेड रखना है। एक दफ़ा मेहरबानी मोदी साहब की, हमें इकट्ठा कर दिया, हाँ। लेकिन हम रोजाना मोदी साहब को तो नहीं आवाज़ दें कि हमने इकट्ठे होना जी, आप वापस आए ज़रा, तो हर दफ़ा नहीं किया जा सकता। तो हमें मूव ऑन करना है, फेथ रखें। आखिरी बात मेरी तरफ से ये है कि हम जो मुसल्लह अफवाज होती हैं, एयरफोर्स के बेहाफ में मुसल्लह अफवाज की तरफ से भी बात कर सकता हूँ, हम आप सबके हाथ में जो कौम है एक वेपन होते हैं, हम एक वेपन है, हम एक गन है आपके हाथ में। अगर आपका जिस्म सेहतमंद होगा, जिसने गन पकड़ी हुई है, तो ये गन अच्छी चलेगी, निशाने पर लगेगी, दूर तक जाएगी। लेकिन अगर ये जिस्म कमजोर होगा, डिसइंटीग्रेटेड होगा, बीमारियां होंगी इसके अंदर, अभी कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। और आपने जो पहलवान वाली बात की, पहलवान स्किलफुल ना हो तो वो भी नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर वो स्किलफुल हो और उसे सपोर्ट ना मिले तो भी नहीं लड़ सकता। एब्सोल्युटली। तो इस पे आपको कौम को थोड़ा सा, यानी नौजवानों को खास करके जो इस वक्त बिल्कुल भूले हुए हैं कि माजी क्या था हमारा,
और हाल क्या है और मुस्तकबिल क्या होगा अगर इन्हीं रविश पे चलते रहे, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, माजी हमारा प्राइड है और मैं और मुझसे पहले वाली नस्ल इसकी कसूरवार है। हमने आपको वो लेगेसी नहीं ट्रांसफ़र की। कैसे नहीं ट्रांसफ़र की कि हमारा ही लीडर था, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन क्योंकि यौम दिफा और जिसके वसीले से मुल्क मिला उसकी बात करते जाए। एक ऐसा लीडर कायद-ए-आज़म जो सेल्फलेस था, हमने उनकी बातें आपको नहीं पास की, और शायद इसलिए पास नहीं की कि मेरे जैसे लोगों के लिए मैच करना मुश्किल है। मैं नबियों, पैगम्बरों, वलियों की तो बात नहीं कर रहा जिनके बारे में आप कहेंगे जी वो तो इतने अजीम थे कि मैं कैसे फॉलो करूं, मैं तो अदना सा एक आम आदमी हूं। लेकिन मैं तो एक 78 साल पहले का लीडर पेश करता हूं आपके सामने, जिनको कहता हूं इसको कॉपी कर ले। जो सिगार पीते वक्त भी कहता था कि ये जब मरते दम तक एडीसी को बुलाया और कहा कि सिगार का बिल लेकर आओ, और उसने कहा कि सर सिगार का बिल तो हम अदा कर चुके हैं क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी और आप तो गवर्नर जनरल हैं, आपकी इंटाइटलमेंट है। बिल मंगवाए पिछले जो पे हो चुके थे, अपनी चेक बुक से बिल काट कर अंग्रेजी में एडीसी को कहते हैं सिगार पीना बुरी आदत है और मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। हमने क्यों नहीं बताया आपको कि ये भी लीडर हमारा ही था। मैं कोई फैंटेसी की बात तो नहीं कर रहा, फिक्शन तो बात नहीं कर रहा मैं। तो ये ऐसा लीडर हमारे दरमियान मौजूद था, हमें कैरी ऑन करना चाहिए, इस लेगेसी को पास ऑन भी करना चाहिए। और मेहरबानी आप मीडिया की, और ख़ास तौर पर मैंने अमेरिका और कनाडा में जाकर यकीन करके देखा कि हमारा वहाँ तारीफ थी आप लोगों की। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप पाकिस्तानी मीडिया में जहाँ हमारी तरफ से करवेंगे, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि हमने बहुत बैलेंस किया। कोई शाउटिंग नहीं थी, कोई खाल उतार दो, आंखें नोच लो, ये कर दो, चमड़ी उधेड़ दो, हमने कोई बातें नहीं की। हमने डिफेंड किया क्योंकि हम ऑफेंस नहीं करना चाहते और हम कोई बॉलीवुड मसाला एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सितारा इम्तियाज मिलिट्री, सितारा बिसालत, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चशी साहब स्टूडियो से मौजूद थे। और जिस तरीके से 6 सितंबर पर बात की है, इनके अलावा कोई कर नहीं सकता था इतनी बेहतरी से, इतनी खूबसूरती से। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।